वेलकम टू माय चैनल मैथ्स में डॉग्स। आज हमारा टॉपिक है स्टडी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो बच्चे, सबसे ज़रूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को आइडेंटिफाई करना। हर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के सॉल्यूशन हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है कि हम उसकी फॉर्म को आइडेंटिफाई कर दें। देन हमारे पास एक स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी क्या फॉर्म होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं वो कितने भी ऑर्डर के हो सकते हैं। एन ऑर्डर्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं, 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के एंड सो ऑन। कितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकते हैं, बट वो उनकी जो डेरिवेटिव है उनकी पावर नहीं होगी, उनकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी और आपस में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे। कोई भी दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फिर n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है, उससे पहले कोई टर्म है p1, p1 में भी एनी फंक्शन ऑफ x, कोई भी x का फंक्शन, p2 में भी एनी फंक्शन ऑफ x एंड सो ऑन अप टू pn में भी एनी फंक्शन ऑफ x। दिस इक्वेटेड टू सम फंक्शन ऑफ x। कैपिटल X मैंने लिखा है किसी फंक्शन ऑफ x के लिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है, टेंजेंट, साइन, सीकेंट, e की पावर x या कोई कॉम्बिनेशन में e की पावर x, 10x, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 1 डिग्री में प्रेजेंट है, उससे हायर डिग्री में प्रेजेंट नहीं है। जब ये फंक्शंस p1, p2, pn ये भी हमारे फंक्शंस ना होके कोई कांस्टेंट हो जाते हैं, k1, k2, kn, तो ये हमारी बन जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसके हम आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि उसकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं। नोटेशन क्या है, ऑपरेटर डी। ऑपरेटर डी किसके लिए है, आप डी बाई डी एक्स स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, इसको रिप्लेस कर दो कैपिटल डी से। जो भी आपका डेरिवेटिव है उसको आप रिप्लेस कर दो कैपिटल डी से। हमारा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया डी से। ये कैपिटल डी हमारा क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर बन गया। ठीक है, जिसको हम पहले डी बाई डी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर से, ट्रिपल डेरिवेटिव को डी क्यूब से एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं वो हमारा बन जाएगा कैपिटल डी वाई। कैपिटल डी इज फॉर डेरिवेटिव। सेम वे डी स्क्वायर वाई, सेम वे डी क्यूब वाई एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम ऐसा लिख देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एक एल्जेब्राइक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी और उस एल्जेब्राइक फॉर्म में को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल। तो वो कैसे करेंगे, देखो बच्चे, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। हम अच्छे से देख लें कि ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि जो इसमें डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 डिग्री में प्रेजेंट है, उनकी हायर पावर्स नहीं है, और प्लस में ये जो कोफिशिएंट है ये भी कैसे है, कांस्टेंट। यहाँ पे एक x का फंक्शन है विच इज साइन एक्स। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो डेरिवेटिव है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इनको ऑपरेटर डी की फॉर्म में लिख देना, कैपिटल डी की फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम इन डी डेरिवेटिव्स को कैपिटल डी से रिप्लेस कर देते हैं तो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया कैपिटल डी स्क्वायर से, डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया कैपिटल डी से, और यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है तो 3y आ गया। अब ये जो बनी ये हमारे पास है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी सिंबॉलिक फॉर्म। इसमें से y हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक d में पॉलिनोमियल, एक d में पॉलिनोमियल। ये जो d में हमारा पॉलिनोमियल बना, इसको हम कोई नाम भी देंगे फर्दर। लेट से हमने इसको क्या दिया, fd, फंक्शन ऑफ d है ये, तो ये हमारा fd बन गया। इस fd को जब हम 0 से इक्वेट करते हैं, ये जो इक्वेशन बनती है इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपका जो ये पॉलिनोमियल बना ऑपरेटर डी की फॉर्म में, इसको जब हम 0 से इक्वेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं, क्या रूल है हमारे पास। तो मैं इससे पहले आपको रूल्स बताती हूँ।
जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं, उनको हम कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे सपोज अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसमें दो कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, दो पार्ट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास किससे आएगा? जो भी मैंने आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बताई, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बेसिस पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व होते हैं। जैसे हमारे रूट्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रूल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के। नेक्स्ट जो है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इंटीग्रल मीन सॉल्यूशन। पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमारे अलग से सॉल्यूशन है, वो मैं अभी नेक्स्ट इसको आपको बताऊंगी। तो पहले हम देख रहे हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने चेक किया, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखी थी, ये इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy माइनस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हमने लिखा था सिंबॉलिक फॉर्म में। और ये इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? हमने जब ये ऑपरेटर को 0 से इक्वेट किया, ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3, अब ये क्या बन गई? डी में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई और इसके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस रूट के क्या नेचर हैं? जो हमारे रूट सॉल्व होंगे वो किस नेचर के हैं? रूट हमारे रियल भी होते हैं और हमारे इमेजिनरी भी होते हैं। तो हमारे क्या नेचर है, उस नेचर पे बेस्ड हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूल हैं। तो पहला रूल क्या है? जब हमारे पास रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और डिफरेंट है। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने रूट्स आएंगे। अब वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट केस, जब हमारे पास रूट कैसे हैं? रियल, रूट रियल, लेट से हमारे जितने भी रूट हैं, जितने डिग्री की, जितने ऑर्डर की इक्वेशन उतने रूट्स आ जाएंगे, m1 m2 m3 m4 m5, जितने भी हमारे पास रूट है। हर रूट के कोरस्पॉन्डिंग एक फैक्टर आने वाला है। वो फैक्टर क्या आएगा? e की पावर का फैक्टर आएगा, e की पावर m1x, e की पावर m2x, e की पावर m3x। ये हमारे फैक्टर आने वाले हैं। इन फैक्टर के साथ एक एक क्या होगा? कांस्टेंट अटैच होगा। जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट। तो हमारे पास अगर 3 रूट हैं तो हमारे पास आएगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और ये ऐड करके हमारा कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल में रूट से हमारे पास -1 3 एंड -3, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आने वाला है? c1 e की पावर फर्स्ट रूट -1x प्लस c2 e की पावर सेकेंड रूट e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर थर्ड रूट इज -3x। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नेक्स्ट केस, जब हमारे रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल है। अगर हमारे पास इक्वल रूट है, पहले हमने डिफरेंट रूट का केस किया, रूट अभी भी रियल है बट कैसे हैं? इक्वल। तो इक्वल रूट के केस में क्या होगा? ये जो कांस्टेंट है इनकी फॉर्म बदलेगी सिर्फ। रूट तो सेम हो गया, m और m दो सेम है, उनके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर mx, बट ये जो कांस्टेंट है ये कैसे होंगे? c1 प्लस c2x। कांस्टेंट मैंने दोनों कंबाइन किए हैं, c1 प्लस c2x e की पावर mx। ये हमारे पास रूट्स हो जाएंगे। इन केस हमारे पास 3 रूट इक्वल है, 2 2 2 5 5 5, उस केस में हम क्या लिखेंगे? c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर। जो 3 कांस्टेंट थे, पहला कांस्टेंट c1, दूसरे के साथ x अटैच हो जाएगा, तीसरे के साथ x स्क्वायर अटैच हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? e की पावर mx, क्योंकि रूट तो हमारा क्या है? सेम ही है ना तीनों का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रूट्स लिए 1 1 एंड 3, सपोज हमारे रूट्स आए 1 1 एंड 3, तो दो रूट सेम है, सेम के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर बन गया c1 प्लस c2x। जो डिफरेंट है उसको अलग ले लो और उसके साथ तीसरा कांस्टेंट लगा लो, c3 e की पावर 3x। अब नेक्स्ट केस, जब हमारे रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स के केस में आपको ये पता है कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं दे ऑलवेज कम इन पेयर। आपके पास कभी भी किसी इक्वेशन का रूट
2 + 3 आयोटा अलोन नहीं आ सकता। आपके पास दो रूट आएंगे, 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा। तो इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे आते हैं? पेयर में, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। सेपरेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पेयर में। तो जो इमेजिनरी रूट है वो हमारे पेयर में होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है? उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो बनता है, जो आपका रियल पार्ट है उसको ले लो एक्सपोनेंट में e⁴ साथ में c1 cos βx प्लस c2 sin βx। c1 cos βx प्लस c2 sin βx। cos के साथ भी बीटा है, sin के साथ भी बीटा है, और दो कांस्टेंट लग गए c1 और c2। ये दो रूट थे तो हमारे दो कांस्टेंट आए। जितने भी रूट होंगे उतने हमारे पास कांस्टेंट ऐड होते जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में। और इन केस हमारे पास इमेजिनरी रूट ही रिपीट हो रहे हैं, ये अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये भी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, दो रूट सेम आ गए, दो पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट सेम आ गए। उस केस में क्या करो, जैसे आपने पहले किया, c1 + c2x लगा दो cos βx की टर्म के साथ, और sin βx की टर्म के साथ भी क्या लगा दो? c3 + c4x। तो ये रूल्स हमारे बन गए, रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो कवर हो गया, उसके रूल्स इतने ही रूल हैं, तीन ही। और नेक्स्ट हमारे पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के रूल्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा? पहले मैं आपको बता दूं, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किस वजह से आता है। जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला पोर्शन है, यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे थे, ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली थी, उनसे जो सॉल्यूशन फाइंड आउट हुए थे वो सॉल्यूशन थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जो यहाँ फंक्शन प्रेजेंट है कैपिटल एक्स, उससे जो सॉल्यूशन, उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो पार्ट आने वाला है वो आने वाला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहे हैं। देखो जैसे ये एग्जांपल में हमारे पास ये इक्वेशन थी, जब d²y/dx² + 2dy/dx - 3y = sin x, तो ये जो फंक्शन है sin x, इसकी वजह से जो फैक्टर आने वाला है सॉल्यूशन में वो हमारा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में बनी थी, यहाँ पे तो ये एक ऑपरेटर था ना, d² + 2d - 3, इस ऑपरेटर को मैंने नाम दे दिया fd। fd मतलब ये d का फंक्शन है। उस ऑपरेटर को मैं यहाँ रिवर्स करके इस साइड में ले गई तो वो sin x पे अप्लाई होगा, रिवर्स ऑपरेटर fd यहाँ sin x पे अप्लाई होगा। उसको सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं? डायरेक्ट मेथड ही कर रहे हैं, उनके प्रूफ नहीं कर रहे। तो उसको सॉल्व करने के क्या मेथड है जो कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, वो मेथड्स मैं अब आपको बता रही हूँ। तो अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड में एक चीज़ और, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बीच सॉल्व करने के ड्यूरेशन में कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो मैं आपको पहले बता रही हूँ। रूल्स में इसके बाद बता रही हूँ, पहले बता रही हूँ कि कुछ बीच में टर्म्स आने वाली है, उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के ड्यूरेशन में हमारे पास इस तरह की टर्म आई 1/d ऑन दैट फंक्शन x, कैपिटल X जो भी फंक्शन था हमारा, जैसे अभी के एग्जाम्पल में हमारा sin x था, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कैपिटल D हमने किसके लिए लिया था? डेरिवेटिव के लिए। तो 1/d क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ये हमारे पास क्या बन गया? इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास 1/d - a है तो ये क्या बन जाएगा? e⁴ax, देन इंटीग्रेशन के अंदर वो कैपिटल X फंक्शन जो भी आपका इक्वेशन में फंक्शन प्रेजेंट होगा इंटू e⁻−ax dx। तो ये दो टर्म बीच में आएंगी जो हम सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पे भी आएंगी वहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम रूल्स करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल है, अगर हमारा कैपिटल X जो फंक्शन है, जैसे इस इक्वेशन में जो भी मैंने आपको एग्जांपल आज स्टार्ट किया है, इसमें हमारा था फंक्शन sin x। तो इस केस में जो भी आपका फंक्शन है, जैसे हमारा sin x था तो आपका e⁴x होगा या sin होगा या cos होगा, जो भी है। अगर केस हमारा e⁴ax है फर्स्ट केस, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारा e⁴ax केस है उसमें हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आने वाली है? हमारा ये रिवर्स ऑपरेटर 1/fd अप्लाई हुआ है e⁴ax पे, तो जो भी d है इसमें उसको रिप्लेस कर दो a से। ये सॉल्व होके हमारा क्या दे देगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। साथ में e⁴ax वहीं रहेगा, d को रिप्लेस कर दिया a से। मगर यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो fa है ये 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/0 तो डिफाइन नहीं होता। तो व्हाट इफ fa इज 0? अगर fa हमारा 0 आ जाए
तो वो हमारा केस ऑफ फेलियर होता है। आपने ब्रैकेट में लिखना होता है कि ये हमारा केस ऑफ फेलियर आ गया। अब केस ऑफ फेलियर को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हमारा केस ऑफ फेलियर आ जाएगा, मतलब कि FA 0 आएगा, तो आपने इसको D को A पुट नहीं करना। आप चेक कर लेंगे कि केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो आपने लिखना नहीं है उसको। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो भी FD है, FD का क्या ले लो, डेरिवेटिव F' D। यहीं पे डिनोमिनेटर में ध्यान रखो, जो डेरिवेटिव ले रहे हो वो डिनोमिनेटर में ही ले रहे हो। F' D आपने डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, वेरिएबल x। यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो ध्यान रहे हमने डिनोमिनेटर में ही किया है, पूरी टर्म का नहीं है, पूरी टर्म लेके डेरिवेटिव नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ही डेरिवेटिव। और यहाँ लगा दिया x, एक वेरिएबल यहाँ ऐड कर दिया x। अब जो हमारा नया ऑपरेटर बना, यहाँ पे जो भी d की टर्म्स बची उसमें d को a से रिप्लेस करेंगे, मतलब कि F' D में d को रिप्लेस करेंगे a से। तो ये हमारा बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट अगेन यहाँ वही कंडीशन है कि हमारा जो F' है वो 0 नहीं होना चाहिए, कि हमारी F' की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर वो 0 आया तो अगेन वो हमारा केस ऑफ फेलियर ही है। और जब केस ऑफ फेलियर है उसको दोबारा से हम सेम तरीके से हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं, हम डेरिवेटिव F' पे पहुंचे थे, उसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो वो F"D बन जाएगा, मतलब 2 बार डेरिवेटिव। एक x ऑलरेडी था, एक आपने एक और डेरिवेटिव जब किया तब लगाया, तो ये बन जाएगा x², यहाँ बन जाएगा 1/F"D और e की पावर ax। अब इसमें फिर वही सेम कंडीशन की F"A 0 नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारा डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, जब तक हमारा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है, तब तक हम ये केस ऑफ फेलियर वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान रखो, ये अभी मैंने पहला मेथड बताया है कि जब हमारा ऐसा फंक्शन है तो हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है। जो केस ऑफ फेलियर है वो हर केस में यही चलेगा, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि अगर हमारे पास जब भी केस ऑफ फेलियर होता है तब हमने डेरिवेटिव लेना होता है और यहाँ x लगाना होता है। तो केस ऑफ फेलियर हर एक का सेम रहेगा। ये e की पावर ax फर्स्ट केस हो गया कवर। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, साइन ax प्लस बी है या फिर cos ax प्लस बी है, उस केस में हमने कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, तो हमने कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, उस केस में हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। आपके पास 1/FD साइन ax प्लस बी होगा या फिर कॉस का केस होगा। तो उस केस में क्या करना है, ये जो हमारे पास FD टर्म है इसमें जितनी भी D² की टर्म है, D की 1 पावर 3 पावर 5 पावर इनको नहीं, जो D² की टर्म है, जितनी D² की टर्म बनेगी, D² की टर्म को आपने पुट कर देना है माइनस ऑफ A²। जितनी भी D² की टर्म है उसको आपने पुट कर देना है माइनस ऑफ A²। तो D² की टर्म माइनस A² बनेगी। D³ को आप क्या लिख लोगे, D² इंटू D, वहां पे भी D² को क्या पुट करोगे, माइनस A²। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो D² है उसको माइनस A का होल स्क्वायर नहीं पुट कर रहे, उसको माइनस A² पुट कर रहे हैं। अगेन केस ऑफ फेलियर सेम जाएगा। अगर केस ऑफ फेलियर है तो हमें सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, केस ऑफ फेलियर नहीं है तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, इसमें फर्दर कोई इस तरह की टर्म आ सकती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, तो वो इन 2 मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास सेकेंड केस। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, अगला फंक्शन की टाइप, जैसे x की पावर 3, x की पावर 5, कोई भी x की पावर है, तो जो हमारे पास x की पावर होती है उनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप जो भी फंक्शन है FD, इसमें से स्मॉलेस्ट टर्म को कॉमन ले लो, जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है, चाहे वो कांस्टेंट भी है, जो भी टर्म इसमें स्मॉलेस्ट है उसको हमने बाहर लिया। ये लोएस्ट टर्म हमने बाहर लिया, तो जहां भी लोएस्ट टर्म होगी वहां तो 1 बन जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा, d का फंक्शन बच जाएगा। अब उस d फंक्शन को मैंने 5d लिख दिया, कुछ भी होगा वो, तो उसको 5d लिख लिया। अब ये जो टर्म है इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर लो, आपको बाइनोमियल पता है, बाइनोमियली इसको क्या कर लो, एक्सपेंड। तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से लगानी है। बाइनोमियली जब हमने इसको एक्सपेंड किया, हमने इसको कितनी टर्म्स तक एक्सपेंड करना है,
देखो यहाँ पे हमारे पास है x की पावर m, ये सारा d की फॉर्म में आने वाला है, मतलब कि d ऑपरेटर x की पावर m पे अप्लाई होने वाला है। हमें पता है x की अगर 2 पावर है तो 2 तक तो डेरिवेटिव निकलेंगे सेकेंड ऑर्डर के, मगर उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। x की अगर 3 पावर है तो 3 ऑर्डर तक के तो डेरिवेटिव निकलेंगे, बट फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसा आएगा, 0। तो इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन हमने वहां तक करनी है जहां तक हमारे पास जितनी हमारी x की पावर है। अगर x की पावर 3 है तो d की 3 पावर तक एक्सपेंड करो, बाकी हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, वो सब टर्म 0 हो जाएंगी। अगर हमारी यहाँ x की 2 पावर तक है तो d की 2 पावर तक एक्सपेंड करो, आगे हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई नीड नहीं है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ केस, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया दो फंक्शन का, एक फंक्शन है e की पावर ax और कोई भी अदर फंक्शन है v। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो e की पावर ax है इसको ऑपरेटर से कर देंगे बाहर, विद सम चेंज इन ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या चेंज करना है, d को रिप्लेस कर देना d प्लस ए। e की पावर ax को बाहर ले लेंगे, ऑपरेटर को चेंज कर देंगे d से d प्लस ए, मतलब जहां जहां भी d की टर्म है वो रिप्लेस हो जाएगी d प्लस ए से। अब ये जो नया ऑपरेटर बन गया इसको अप्लाई कर रहे हैं v पे। अब जैसा v है पहले 3 केस में से जो भी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। नेक्स्ट है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस हमारे पास क्या है, जब हमारे पास x कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये तो हमने थोड़े से केस किए ना, e वाले, साइन वाले, कॉस वाले, x की पावर m वाले, बट इनसे डिफरेंट है। जैसे टेंजेंट x है, लॉग x है, सीकेंट x है, उस केस में हमारे पास क्या आएंगे, उस केस में आपने क्या करना है, जो भी आपका एफ डी फंक्शन है उसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स तो अभी आपने रूट्स निकालने के लिए भी किए हैं, ये फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इन फैक्टर्स का निकाल लो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपने 12th में किए हैं। इस तरह से कांस्टेंट एबीसी पुट करके इससे इक्वेट करके एबीसी की वैल्यू आ जाती है। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद उसको कैपिटल एक्स पे अप्लाई करो, और जो मैंने स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे आपको कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के बीच में कुछ टर्म्स आने वाली हैं इस तरह की, जैसे 1/d माइनस ए, इसके अकॉर्डिंग 1/d माइनस ए ऑन एक्स, इसके अकॉर्डिंग हमारे ये सारे पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे काफ़ी केस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व के लिए और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन दे दूंगी, और जो सॉल्यूशंस हैं और जो ये नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब एक फटाफट एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसने ऑलरेडी जो इक्वेशन दी थी डिफरेंशियल इक्वेशन वो सिंबॉलिक फॉर्म में दी थी, अगर नहीं होगी तो आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट करोगे। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसमें ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है d-2 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 8। फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास e की पावर 2x साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, कैपिटल x। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या लिखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, जो भी ऑपरेटर आया उसको 0 से इक्वेट कर दो। रूट्स निकालो, रूट्स आए d इज इक्वल टू 2 and 2, दोनों रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल रूट के लिए हमारा रूल था c1 प्लस c2x e की पावर 2x, हमने केस 2 में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। नेक्स्ट हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या, ये हमारे पास जो भी एफ ऑपरेटर है d-2 का स्क्वायर, इसको इस पे अप्लाई कर रहे हैं। जब इसको इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 1/fd 8 e की पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये अप्लाई हो रहा है। अब इसमें हमारे पास 3 तरह के फंक्शन है, एक e की पावर का, एक साइन का, एक x का, x की पावर्स का। तो हम क्या करते हैं, तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। ये 8 तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर रख लिया, आप इसके साथ भी रख सकते थे, मैंने इसको बाहर रख लिया। तो ये हमारा fd 1/fd ऑन e की पावर 2x, 1/fd ऑन साइन 2x, 1/fd ऑन एक्स स्क्वायर। ये जो 3 टर्म है इनको साइमल्टेनियसली आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैंने तीनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखाया समझाने के लिए आपको। आप एग्जाम में तीनों को एक साथ साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, I1 क्या है, 1/fd ऑन e की पावर 2x। हमने कैसे सॉल्व करना था, जब भी हमारा एक्सपोनेंट का केस है तो उसमें d को रिप्लेस करना था। जितना भी यहाँ पे कांस्टेंट x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो अब हमने माइंड में कैलकुलेट किया
डी को जब मैं 2 से रिप्लेस कर रही हूँ, 2 माइनस 2 तो क्या बना 0, बट ये तो केस ऑफ फेलियर हो गया। केस ऑफ फेलियर के लिए क्या करते थे, इस टर्म का यहीं पर डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2d माइनस 2, एक यहाँ पे बाहर x, ये हमारे पास क्या बन गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें कैसे करें, दोबारा d को 2 से रिप्लेस करें, बट ये तो अगेन केस ऑफ फेलियर है, 2 माइनस 2 इज अगेन 0, तो ये तो अगेन केस ऑफ फेलियर है। अगेन केस ऑफ फेलियर के लिए एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं, d माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, ये 2 यहाँ ऑलरेडी था, बट डेरिवेटिव किया तो एक x और ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू ई की पावर 2x। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, फर्स्ट पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब I2 सॉल्व करें। I2 में क्या है, साइन 2x के ऊपर 1/fd अप्लाई हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, डी स्क्वायर को पुट करना है ना, तो डी स्क्वायर को पुट करना है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4d, ये टर्म बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करें, डी स्क्वायर को पुट करें माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब कि -4, डी स्क्वायर को पुट किया -4, ये तो कट गई टर्म, बच गई हमारे पास -4d। अब ये जो -4d है, -4 इसका बाहर ले लिया अलग से, 1/d ऑन साइन 2x अप्लाई किया। जब साइन 2x पे ये अप्लाई करेंगे 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये सॉल्व हो गया, सेकेंड फैक्टर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी, जब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने का मेथड था, जो भी आपकी लोएस्ट टर्म है उसको कॉमन लो। तो लोएस्ट टर्म कौन सी है हमारी, सबसे छोटी टर्म तो 4 ही है ना, 4 को बाहर लिया, 4 के प्लेस पे 1 हो गया, डी स्क्वायर माइनस 4d के डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ये हमारी कॉमन होने के बाद आ गया। इसको न्यूमिनेटर में लेके गए, -1 पावर आ गई। अब क्या करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन वहां तक लगाई जहां तक हमारी d की 2 पावर की टर्म आ रही है, उससे हायर टर्म हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा प्रेजेंट है, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4, सेकेंड टर्म में स्क्वायर है, इससे थर्ड टर्म तो चाहिए ही नहीं होगी, उसमें क्यूब आ गए तो d की हायर पावर ही आने वाली है फॉर कंफर्म्ड। तो अब स्क्वायर में क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 4d का स्क्वायर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो पहली टर्म आनी है, डी स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये होता है हमारे पास। तो डी स्क्वायर का स्क्वायर तो d की पावर 4 आने वाला है, वो हमें चाहिए नहीं। 4d का स्क्वायर, सॉरी -4d का स्क्वायर, वो हमें चाहिए, वो हमने रख लिया। इससे नेक्स्ट आने वाली है डी स्क्वायर इंटू 4d की टर्म, वो भी 3 पावर में आएगी, वो भी नहीं चाहिए, वो हमने लीव कर दी। ये ध्यान रखो, एक जो इसमें डिनोमिनेटर में है 4, उसका स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पे। तो ये सॉल्व होके हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए, इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो हायर ऑर्डर की है, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया, क्योंकि वो हमें फर्दर चाहिए ही नहीं। इससे आगे वाली सारी टर्म हमें यूज ही नहीं होने वाली, उनसे जो वैल्यू आने वाली है 0 आने वाली है। तो यहाँ तक हमने वैल्यू रखी, इनको सॉल्व किया, देन इसको एक्स स्क्वायर पे अप्लाई कर दिया। इससे आगे जो एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो रही है वो सब टर्म 0 वैल्यू दे रही है, तो सिर्फ इनको अप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व होके 16d स्क्वायर है, 16d स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव सॉल्व कर लें, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज 2, डी एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज 2x, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगेन सेकेंड डेरिवेटिव विच इज 2। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया थर्ड फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे तीनों पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गए, उन तीनों को ऐड कर दें, ये हमारे पास क्या बन गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो बच्चे, कंप्लीट सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ आर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ और वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के। रूल्स हम यहाँ हमने सब देख लिए हैं, इनके कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन मैं और अपलोड कर रही हूँ वीडियो।
इससे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप ये चेक कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट मैंने कॉशी इक्वेशन एंड लीजेंडर इक्वेशन उसके भी सॉल्यूशन डाले हैं, उसके भी मेथड सॉल्व करके बताए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।